the chassis. Forward biasing. Tastes like Oman. नमस्कार दोस्तों। पिछली वीडियो में आपने देखा कि किस तरह से हमने पीएन जंक्शन डायोड को बनाया, किस तरह से पोटेंशियल बैरियर को डिस्कस किया, डिप्लेशन लेयर को, डिफ्यूजन करंट को और ड्रिफ्ट करंट को। अगर वो आपने वीडियो नहीं देखी तो पहले वो वीडियो देखिए, तभी आपको ये आगे समझ आएगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम है फॉरवर्ड बायसिंग। ठीक है, इसका क्या मतलब है? देखिए, ये हमारे पास एक डायोड थी जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ी। यहाँ पे हमारे पास होल्स हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे एक बैरियर बन चुका था, ये हमारे पास बैरियर है। और यहाँ पे हमने एक जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है उसके साथ मैंने पॉजिटिव प्लेट लगा दी और एन टाइप सेमीकंडक्टर के साथ मैंने नेगेटिव प्लेट लगा दी और बीच में मैंने लगा दिया मिली एमीटर, क्योंकि करंट जो हमें आगे मिलेगा वो बहुत कम होता है, मिली एम्पियर की फॉर्म में होता है, क्योंकि हमारे पास डायोड ही बहुत छोटी सी होती है। मैंने आपको बताया था कि बहुत छोटी डायोड होती है, बहुत ही जैसे कनक के दाने की मैंने आपको बात की थी, तो उससे भी छोटी डायोड होती है हमारे पास। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे मैंने सर्किट को ऑफ रखा हुआ है। ठीक है, तो जब हम इसको इस तरह से ज्वाइन करते हैं, पी को पॉजिटिव के साथ, एन को नेगेटिव के साथ, तो हम उसको बोलते हैं फॉरवर्ड बायस, यानी फॉरवर्ड की तरफ हम इनको होल्स को मूव करवाएंगे। ये आगे इधर बढ़ेंगे, ये इधर को आगे बढ़ेंगे। इसको ये नहीं कह सकते ये पीछे बढ़ेंगे। देखिए, हमें दिक्कत क्या आ रही थी कि जब हमने दो पीएन टाइप को जो आपस में जोड़ा था, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर चले गए थे, यहाँ से होल इधर आ गए थे, जिसकी वजह से यहाँ पे एक बैरियर से सेट हो गया था। उसी बैरियर की वजह से ये बैरियर इन्हीं का दुश्मन बन गया। देखो, इन्हीं ने तो बैरियर बनाया था और यही इनका दुश्मन हो गया। जब यहाँ पे होल्स इधर आए थे तो पॉजिटिव डेवलप हो गया था, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर गए तो नेगेटिव डेवलप हो गया था। अब यही पॉजिटिव जो होल्स को आगे नहीं आने देता और यही नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को इधर जाने नहीं देता, तो एक तरह के पोटेंशियल बैरियर सेट हो जाता है। तो अभी हमने क्या किया, हमने देखा कि अगर होल्स को यहाँ पे भेजना है तो ये जो पॉजिटिव प्लेट की तरह ये बिहेव कर रहा है, ये वाला बैरियर जो है, तो हमें इसको पॉजिटिव फोर्स लगा के यहाँ धकेलना पड़ेगा। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, पॉजिटिव लगा दिया, और यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, नेगेटिव लगा दिया, ताकि इलेक्ट्रॉन्स को ये नेगेटिव पोटेंशियल धकेल रहा था। ओके, अब हम चेक करेंगे कि ये जो अंदर की जो पोटेंशियल फोर्स है ना, जो होल्स को इधर नहीं आने देती, इलेक्ट्रॉन्स को इधर नहीं जाने देती, सो दैट कि जंक्शन के क्रॉस मूवमेंट शुरू हो जाए और करंट आना शुरू हो जाए, ये कितनी है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे मैं दोबारा से इसको बनाता हूँ। ये हमारे पास होल्स हैं, ये मैंने थोड़े से डिस्टेंस पे लेने शुरू कर दिए। तो ये हमारे पास जो मैंने नेगेटिव पोटेंशियल दो बनाया था, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, पॉजिटिव पोटेंशियल है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके, तो इसको बैटरी को हम ऑन करेंगे। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, मिली एमीटर ही है, यहाँ पे मैंने इसको ऑन कर दिया। ये हमारी ऑफ की कंडीशन वाला केस है, अब ये ऑन कर दिया हमने। ठीक है, यहाँ से मैं वायर को अटैच कर लूँ। तो अब क्या होगा, अब हम वोल्टेज को धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे। ठीक है, हालांकि मैं यहाँ पे रियोस्टेट लगा के भी काम चला सकता था, पर डायग्राम को सिंपल रखने की वजह से मैंने यहाँ पे कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम नहीं बनाई। ठीक है, तो यहाँ पे जो वोल्टेज है मैंने 0 से इंक्रीज करनी शुरू की। तो मैंने यहाँ पे ग्राफ बनाने की कोशिश की है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, वोल्टेज लिख देते हैं। ठीक है, तो जहां तक भी हम देखो 0.2 यहाँ पे ले लिया, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1। ठीक है, इस तरह से हम 1 तक लेते चलो। ठीक है, क्योंकि डायोड ये जो होती है ना, इसको मैक्सिमम 2 वोल्ट तक हम वोल्टेज देते हैं, बहुत कम वोल्टेज पे ये काम करती हैं, इसलिए हम इनको अब भी ज़्यादातर यूज़ करते हैं। और यहाँ पे जो करंट है वो मिली एम्पियर की फॉर्म में आता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 10 आ गया, यहाँ पे 20 आ गया, यहाँ पे 30 आ गया, यहाँ पे 40 आ गया, तो इस तरह से करंट हम नोट करेंगे जो आएगा। तो हमने देखा कि जब हमने 0.1 वोल्ट दी, यहाँ पे करंट आया ही नहीं, इसका मतलब यहाँ से होल इधर गए नहीं, इलेक्ट्रॉन्स इधर आए नहीं। जब हमने 0.2 वोल्ट दी, तब भी हमने देखा कोई करंट नहीं आया। इसका मतलब ये जो बैरियर था हमारे पास यहाँ पे, ये जो बैरियर है ये 0.1 या 0.2 से ज्यादा है। देखिए ना, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव है। तो इस बैटरी जो हमारी वाली बैटरी है
उसके अगेंस्ट ये बैटरी है एक तरह से, ठीक है, हाइपोथेटिकल बैटरी ही है, अंदर कौन जाके देख के है, तो ये थ्योरी बन गई है बस, ठीक है। तो जब यहां से हमने 0.2 दिया तो ये अगर होल्स इधर नहीं जा रहे, इलेक्ट्रॉन्स इधर नहीं आ रहे, मतलब करंट नहीं आ रहा, तो मतलब ये बैरियर 0.2 तो कम से कम होगा। तो इसी तरह ज्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए हमने देखा कि 0.6 के बाद, 0.6 के बाद जैसे हमने 0.7 वोल्ट की तब जाके हमें करंट मिलना शुरू हुआ, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बैरियर है ये कितने वोल्ट का हो गया, 0.6 वोल्ट का, क्योंकि जब तक मैंने यहाँ पे 0.6 वोल्ट दी थी तो मेरे पास करंट कितना आया था, 0। जैसे मैंने 0.6 वोल्ट दी तो मेरे पास करंट जो है वो 0 नहीं था, कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू आई। तो जैसे जैसे मैंने वोल्टेज इंक्रीज की तो मेरे पास ग्राफ इस तरह से बना, ध्यान से देखना है इस ग्राफ को। तो ये ग्राफ हमारे पास 0.6 तक तो कुछ भी नहीं आया था, उसके बाद हमारे पास इस तरह से वैल्यूज आनी शुरू हो गई, ठीक है। तो अब देखो ये जो एक्चुअल डायग्राम वो ये बनती है, 0.6 तक कोई करंट नहीं आया, उसके बाद थोड़ा सा करंट बढ़ा, थोड़ा सा और फिर लीनियर होना शुरू हो गया, ठीक है। अब देखिए ये जो वोल्टेज है, ठीक है, ये एक घुटने की तरह, ठीक है, बननी शुरू हो गई शेप ना इसकी, और इसको इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, नी वोल्टेज, KNEE, नी वोल्टेज, ठीक है। नी वोल्टेज वो वोल्टेज है जिस वोल्टेज पे हमें करंट मिलना शुरू हो जाता है और उसके बाद करंट क्या हो जाता है, लीनियर हो जाता है, ठीक है जी। तो जनरली क्या होता है, जब आप किसी बुक या रेफरेंस बुक को या किसी और टीचर को या वीडियो को फॉलो कर रहे होगे तो आप देखोगे कि हो सकता है वहां पर उन्होंने ग्राफ इस तरह से बनाया हो, इस तरह से करके ऐसे, ठीक है। बेसिकली तो स्टार्टिंग से लेके यहां तक करंट तो हमारे पास आता ही नहीं है, मान लीजिए 0.6 वोल्ट है, पर जल्दबाजी में कहीं ना कहीं किसी बुक्स में मैंने देखा हुआ है कि वो इस तरह से ग्राफ जो बना देते हैं, ठीक है जी। तो अब देखिए ये जो हमारे पास जब होल्स इधर जाना शुरू कर देंगे, ठीक है, एक्चुअली में देखो होल्स इधर नहीं जाते होते, ये जो पॉजिटिव है ना ये इस इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा और ये नेगेटिव इस होल को खींच लेगा। अब इससे भी आपको रियलिटी में बताऊं क्या होता होगा कि ये जो इसकी हम बात करें तो ये हमारे पास इंडियम भाई साहब है, ठीक है, ये और ये वाला आर्सेनिक या ये वाला कोई भी ले लो, ये आर्सेनिक भाई साहब है। ये तड़प रहे हैं क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका चला गया। ये इतरा रहा है कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन है इसका। अब ये बैटरी क्या करती है, ये इस, ठीक है, इस वाले से ये वाला मैंने मान दिखाया, इस पर नेगेटिव चार्ज है क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन इसका है। तो ये इलेक्ट्रॉन जब इससे छीन लिया गया, ये इलेक्ट्रॉन छीन लिया गया, वापस क्या आ गया वहां पे होल, ठीक है। तो समझ लीजिए कि यहां से ये नेगेटिव खत्म हो गया, इस तरह से मान लो यहां पे ये चीज लग गई और ये इलेक्ट्रॉन वापस दे दिया गया यहाँ पे इन आर्सेनिक को। तो ये वाली जो चीज है पॉजिटिव कम हो जाता है, लिटरली कम हो जाता है, ठीक है, क्योंकि इसको वापस अपना ये जो इलेक्ट्रॉन है मिल जाता है। पहले ये इलेक्ट्रॉन इधर जाता है फिर इस घूम के इधर आ गया। तो इस तरह से हमारे पास क्या है, ये जो हमारा बैरियर है, ये जो बैरियर है ये वाला, ये बैरियर हमारा कम हो जाता है जब हम इसको एज अ फॉरवर्ड बायस पे ऑपरेट करते हैं, ठीक है। अब हम वोल्टेज की डायग्राम बनाएंगे। देखिए ये हल्की सी डायग्राम है, ये हम बैरियर को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारा बैरियर था V, ये वाला पोटेंशियल बैरियर 0.6। अब ये थोड़ा सा कम हो चुका है, ठीक है जी, और इतना मान लीजिए ये कम हो गया। अब जो ये बचा हमारे पास वो कितना बचा यहाँ पे लिख देता हूँ V माइनस डेल्टा। थोड़ा सा पोटेंशियल इसका कम हो गया, ये क्या है जो कम हुआ है, ठीक है, रिलेट कर रहे हो। तो ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। देखिए इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, बाय पार्ट्स बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। जैसे इसमें करंट किस तरह का होता है, जैसे आपका वाइवा होगा, आपके प्रैक्टिकल्स होंगे, आपको पता चल जाएगा कि मिली एम्पीयर में करंट होता है, थोड़ा करंट होता है। इसको फॉरवर्ड बायसिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि P
के साथ पॉजिटिव लगाते हैं, इनके साथ नेगेटिव फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमने जियोटी कैरियर्स को मूव करना होता है। इसमें बैरियर जो है वो कम हो जाता है। इसमें एक वोल्टेज होती है, नी वोल्टेज, जिससे पहले करंट नहीं होता, जिसके बाद हमें करंट मिलता है और करंट में लीनियर वेरिएशंस आती हैं। ठीक है, लीनियरली इंक्रीज करता है। अब देखिए ये जो करंट है ना, ये वोल्टेज के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, किसी पर्टिकुलर वोल्टेज तक करंट हमें नहीं मिलता, तो इसीलिए ये ओम्स लॉ को ओबे नहीं करता। और हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में बात की थी कि कुछ ओमिक डिवाइसेस होते हैं जो ओम्स लॉ को ओबे करते हैं, जैसे कंडक्टर्स हैं, और ये जो सेमीकंडक्टर्स हैं ये ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते। वहां पे हम बता देते हैं बच्चों को कि हाँ बेटा इस तरह से ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते, ओमिक डिवाइसेस नहीं है, नॉन ओमिक डिवाइसेस हैं। फिर हम इस तरह से डायग्राम बना के दिखा देते हैं, या आपको याद होगा आपकी टीचर ने इस तरह से डायग्राम आपको करवाई होगी। ठीक है ना, तो वो कारण क्या है, वो कारण सिर्फ ये बैरियर है। इस बैरियर की वजह से जो करंट है स्टार्टिंग में हमें नहीं मिलता। ओके, तो फिर भी हम इन डायोड्स को यूज करते हैं कहाँ, वो आगे जाके हम देखेंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। हाँ, इसकी हम अगर इक्विवेलेंट डायग्राम देखें तो हम इस तरह से भी इसकी डायग्राम बना देते हैं कि ये हमारे पास डायोड का सिंबल है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। तो अगर हम यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे मिली एम्पीयर मीटर लगा दिया और इस तरह से जोड़ दे तो ये फॉरवर्ड बायसिंग का हो गया। आपको प्रैक्टिकल के वाइवे के टाइम पे भी टीचर पूछ सकता है कि मुझे फॉरवर्ड बायसिंग का सर्किट बना के दिखाओ। ये थोड़ा सा टाइम लेता है बनाने में, आप ये बना सकते हो। इस पर सवाल करेगा ये क्या है तो आप बता सकते हो ये सिंबल है। ठीक है, ये पी टाइप होता है और ये एन टाइप होता है। ठीक है, तो अभी हम इसके साथ जुड़ता हुआ एक छोटा सा न्यूमेरिकल देखते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो चलिए न्यूमेरिकल करते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें कई बार आ चुका है। देखिए ये फॉरवर्ड बायसिंग केस में हमने ये ग्राफ किया था और मैं यहाँ पे कुछ वैल्यूज दे रहा हूँ, ज्यादातर यही वैल्यूज होती हैं, आपने ध्यान से चेक कर लेना है। तो आपको क्या करते हैं ना, फॉरवर्ड बायसिंग केस में वो पूछते हैं रेजिस्टेंस फाइंड कीजिए। ठीक है, हमें पता है कि ओम्स लॉ जो है V इक्वल टू आई आर है और R इज इक्वल टू क्या होता है V बाई आई होता है। ठीक है, रेजिस्टेंस इस तरह से फाइंड होगी। अब आप कह सकते हैं कि सर आपने तो कहा था कि जो ओम्स लॉ है वो ओबे नहीं होगा, तो नहीं हो रहा ओबे भी। हम कब कह रहे हैं कि ओबे हो रहा है, पर V इक्वल टू आई आर थोड़ी ओम्स लॉ होता है, आई आर हमेशा कांस्टेंट आए वो ओम्स लॉ होता है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, देखिए ये मैंने जो मोटी मोटी वैल्यूज में चाहिए मैंने वही लिखी है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि हमें रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए कहा है। जब इस तरह से दो पॉइंट्स दिए गए हों तो ऑब्वियस ये होता है कि इस वोल्टेज के इंटरवल में और इस करंट के इंटरवल में हमने रेजिस्टेंस फाइंड करनी होती है। ठीक है, तो हम इस V को क्या लिखेंगे यहाँ पे डेल्टा V और इस करंट को हम क्या लिखेंगे डेल्टा I। ठीक है, तो ये डेल्टा V कितनी होगी, पॉइंट ये हम यहाँ पे लिखें तो ये बन जाएगा 0.8 माइनस 0.7 वोल्ट में है ये, और ये करंट मिली एम्पियर में है, तो ये फाइनल करंट माइनस इनिशियल करंट, ये मिली एम्पियर में है तो इनटू मैं 10⁻³ ले लेता हूँ। ठीक है, जब आप उसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10 ओम। तो ये जो फॉरवर्ड बायसिंग के टाइम पे जो रेजिस्टेंस है ये 10 ओम आई है हमारे पास। आपके पास न्यूमेरिकल हद से हद क्या आ जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वो रेजिस्टेंस की वैल्यू 50 ओम तक निकाल देंगे। ठीक है, इस तरह के न्यूमेरिकल आएंगे, इससे ज़्यादा मुश्किल न्यूमेरिकल आपको नहीं आएगा। हाँ, इस तरह से वो कह सकता है कि डायग्राम आपको उसने ये दे दी। ठीक है, और उसने कह दिया कि ये 15 जो मिली एम्पियर करंट है उसके लिए वो बोल देगा कि इसके लिए रेजिस्टेंस निकालो। अब देखो यहाँ पे उसने 15 एम्पियर तो लिख दिया, 20 करंट के लिए रेजिस्टेंस निकालो, पर यहाँ पे देगा नहीं कोई वैल्यू। तो आपने जब यहाँ पे वैल्यू गिवन ही नहीं है, चाहे हमें पता है कि 0.75 होगी तो 0.74 भी हो सकती है, 0.76 भी हो सकती है ना। तो हमारे पास क्या होगा, ये मीन करंट है इन दोनों का, तो हम इसी तरह से फिर ये मीन वोल्टेज इमेजिन नहीं करेंगे, हम इसी तरह से क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अगर आप मीन वोल्टेज इमेजिन कर भी लोगे तो भी आंसर आपका ऑलमोस्ट यही आएगा। ठीक है, तो ये वाला न्यूमेरिकल बहुत बार आपके जो रेफरेंस बुक्स हैं या आपके पेपर्स हैं उसमें आ चुका है। ठीक है, और ये जो रेजिस्टेंस है ना, ये रेजिस्टेंस किसकी वजह से आई हुई है, ये रेजिस्टेंस आई है बैरियर की वजह से, और रेजिस्टेंस कोई नहीं है इसमें।
ठीक है। जैसे बाकी वायर्स में हम देखते हैं ना, कंडक्टर्स में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आपस में टकराते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ही मूव करते हैं, वही कंडक्शन का कारण बनता है, और आपस में टकराते हैं वही कंडक्शन का वो रेजिस्टेंस का कारण बनता है। तो इसमें वो फैक्टर हम ज़्यादा कंसिडर नहीं करते, हम यहाँ पे रेजिस्टेंस बेसिकली देखते हैं किसकी वजह से, बैरियर की वजह से। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि फॉरवर्ड बायसिंग क्या होती है। ठीक है, मैंने कोशिश की है कि इसमें से सारे टॉपिक, पूरा का पूरा टॉपिक आपका कवर हो जाए। ये 2 या 3 आर्टिकल्स का मिक्सचर था। अब अगली वीडियो में हम देखेंगे कि रिवर्स बायसिंग क्या होती है। ठीक है जी, तो तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, जिंदगी जिंदाबाद।